हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिषेक रंजन। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जेई मेंस 17 मार्च 2021 का सिर्फ वन पेपर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो से आप अप टू डेट रहें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का सवाल है, पहला सवाल, with respect to drug enzyme interaction, identify the wrong statement. Non-competitive inhibitor binds to the allosteric site. Allosteric inhibitor changes the enzyme's active site. Allosteric inhibitor competes with the enzyme's active site and the competitive inhibitor binds to the enzyme active site. अगर इसमें बात करेंगे, अगर हम लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं एलोस्टेरिक साइट का, तो एक मैं आप लोग को यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक एंजाइम हो गया और इस एंजाइम का जो इंटरैक्टिव साइट है वो ये है, मीन्स जो ड्रग्स का इंटरेक्शन होना चाहिए वो साइट यहाँ पर है, लेकिन एक और साइट यहाँ पर आपका फ्री दिख रहा है जिस साइट को हम लोग कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो इस एलोस्टेरिक साइट के साथ इंटरेक्शन होने लगता है, किसका, ड्रग का इंटरेक्शन होने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव नेचर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि जो ड्रग है वो इसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है या एलोस्टेरिक साइट के साथ कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बिहेवियर अगर बात करें इस एलोस्टेरिक साइट की और यहाँ पे जो आपका साइट दिख रहा है, इन दोनों में तो किसी भी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव यहाँ पे इनिबिटर की तरह काम नहीं करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। आते हैं हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की, तो एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन हम लोग को सभी को पता है। सबसे पहला साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, मॉलिक्यूल जो है वो प्लानर होना चाहिए और साथ ही साथ इसे हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले तो ऑप्शन 1 में अगर हम देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन 1 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है। साइक्लिक रेजोनेंस भी होगा थ्रू आउट और प्लस मॉलिक्यूल प्लानर भी होगा, इसलिए ये कंपाउंड हो जाएगा आपका एरोमेटिक। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। ऑप्शन 2 की बात करेंगे तो ये चूंकि sp3 है तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। आते हैं हमारा अगला सवाल है, इथिलीन ग्लाइकॉल का रिएक्शन कराने के लिए बोला जा रहा है इस मॉलिक्यूल के साथ। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर इस साइड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इथिलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर हमें पता है OH एंड OH, तो ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और जाकर या तो इस साइड के साथ ऐड हो सकता है या तो इस साइड के साथ ऐड हो सकता है। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए कि ऑब्वियसली ये वन इक्विवेलेंट, अगर नहीं मेंशन किया हुआ तो वन इक्विवेलेंट हम लोग मानेंगे और देखेंगे कि ये साइड 1 को ज़्यादा प्रेफर करेगा अटैक करना या साइड 2 को। तो ऑब्वियसली साइड 1 को ज़्यादा प्रेफर करता है ये अटैक करना, वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का जो यहाँ पे लोन पेयर है ये रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा इस पाइप इलेक्ट्रॉन के कारण, वो क्या हो रहा होगा, वैनिश हो रहा होगा। इसीलिए ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये ज़्यादा प्रेफर करता है अटैक करना इस साइट को इन कंपैरिजन ऑफ ये जो आपका ईस्टर का ये कार्बन का साइट है इसके रेस्पेक्ट में। तो अगर ये यहाँ पर अगर अटैक करेगा तो ऑब्वियसली पहले यूनिट के बाद अगर अटैक करेगा तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज एंड CH2 एंड OH, और ये आपका जो साइट है ये एज इट इज रहेगा, इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ जो H+ है, ये H+ क्या कर सकता है, इस OH को एज अ वाटर रिमूव कर सकता है और एट द सेम टाइम ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको अटैक कर सकता है। सो हमारा जो डिजायर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा वो दिखेगा O और ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड O एंड O(C2H5). ठीक है, ऑब्वियसली इस रिएक्शन के लिए एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी ताकि इस OH को आप एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकाल सको। तो हमारा इसके लिए करेक्ट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड। आते हैं हमारा अगला सवाल है, अ सिंगल एटम इन अ मॉलिक्यूल हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स 3 सिंगल बॉन्ड। दैट मीन्स कि 2 लोन पेयर है हमारे पास और बोला जा रहा है 3 सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे या अगर हम बात करें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दैट इज 3 प्लस लोन पेयर दैट इज 2, 5। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन।
तो अगर कोई मेटल M मानते हैं या सेंट्रल मेटल M है तो इसका अगर हम बात करें तो ये हो गया इसका करेक्ट स्ट्रक्चर। इस पे 3D का ज्योमेट्री बोला जा रहा है। इसमें 3 सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे हमारा 2 लोन पेयर है। लोन पेयर हम लोग प्लेस करते हैं किस पोजीशन में, सबसे पहले इक्विटोरियल पोजीशन में प्लेस करते हैं, देन उसके बाद हम लोग प्लेस करते हैं एक्सियल पे। तो 2 लोन पेयर हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसका स्ट्रक्चर जो है हमें दिख रहा है कैसा है, तो ये आपका टी शेप स्ट्रक्चर है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आते हैं हमारा अगला सवाल है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इज पोटेशियम पर मैग्नेट ऑन हीटिंग एट 573 केल्विन फॉर्म्स पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करेंगे तो इसका आपका फॉर्मूला हम लोग सभी को पता है KMnO4, और इसका हीटिंग इफेक्ट अगर देखें, इसे हम हिट करते हैं तो बनता है K2MnO4, साथ में आपका MnO2 एंड साथ में O2, तो ये आपका बनता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल आपका सही है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका ट्रू है। अब आते हैं स्टेटमेंट 2, बोथ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड पोटेशियम मैग्नेट आर टेट्राहेड्रल। तो पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। MnO4 माइनस का मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, O माइनस, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, एंड K2MnO4 का मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ये आपका हो गया KMnO4 माइनस। उसी तरह से ये आपका हो गया 2K प्लस Mn और MnO4 माइनस, तो ये आपका हो गया K2MnO4। तो इस पे आपका स्ट्रक्चर पे चार्ज हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 चार्ज। ठीक है, तो इस पूरे पे इंटायर पे -2 चार्ज आ जाएगा। अब देखते हैं तो दोनों का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों स्ट्रक्चर तो आपका टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है। लेकिन अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे तो ये आपका डायमैग्नेटिक का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक का। इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है आपका, स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स हो जाएगा। सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन क्या है, तो टायरोसिन आपका एक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। अब इस अमीनो एसिड में ये जो अमीनो एसिड है ये एरोमेटिक रिंग को अपने साथ कंसिस्ट करता है। ठीक है, इसलिए ये एरोमेटिक अमीनो एसिड के कैटेगरी में भी हम टायरोसिन को रखते हैं। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये आपका COH हो गया, ये आपका NH2 अल्फा अमीनो एसिड होता है, ये आपका H हो गया, और इससे आप एक बेंजीन रिंग कनेक्ट करते हैं और उसके ठीक पैरा पोजीशन में, ठीक पैरा पोजीशन में क्या लगा रहता है, OH। ये आपका टायरोसिन का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 6 का 4। उसके बाद आते हैं हमारा जो अगला सवाल है, ClNaOH। देखिए ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाउस प्रोसेस। तो बेसिकली डाउस प्रोसेस में क्या होता है कि इस Cl को जो एज अ लिविंग ग्रुप काम करता है, इसे अपन क्या करते हैं कि NaOH से हम लोग सब्सटीट्यूट कराना चाहते हैं। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल। अब हमें भी पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो होता है वो एरोमेटिक रिंग में इजीली पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे सेवरल रीजंस है, लाइक यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन को ये OH माइनस का जो न्यूक्लियोफाइल है ये रिपेल कर सकता है। सो इसलिए इजीली पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग विग्रस कंडीशन का यूज करते हैं, जो कंडीशन होता है 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर। इसमें OH माइनस ईजिली उसको सब्सटीट्यूट करके यहाँ पर आपका बना लेता है O माइनस Na प्लस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाउस प्रोसेस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। उसके बाद हमारा जो अगला सवाल है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द हैलोजन। हैलोजन के लिए जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो ClFbRI होता है। अब देखिए बहुत लोग अगर जनरल ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे तो कहते हैं फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, मगर फ्लोरीन का जो होता है वो साइज जो होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, और काफ़ी स्मॉल साइज होने के कारण एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसका कम हो जाता है क्लोरीन से। इसलिए जो क्लोरीन होता है इसका हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है एमंग पीरियोडिक टेबल जितने भी एलिमेंट्स है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें थर्ड। अब आते हैं हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एक्ट एज अ लुईस एसिड, लुईस बेस। तो लुईस बेस से अगर हम बात करते हैं तो लुईस बेस की तरह वो बिहेव करता है जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। और लुईस एसिड की अगर बात करते हैं तो वो होता है जिनके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो। ठीक है, ये हम लोग दो बात का ध्यान रखते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहला NF3 की बात कर ले, तो NF3 में N के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लुईस बेस। PCl5 की बात करें तो जो हमारा फॉस्फोरस है इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये क्या हो गया आपका लुईस एसिड।
SF4 के पास एक लोन पेयर है, इसलिए किस तरीके से आपका बिहेव करेगा, तो लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकता है। ClF3 यहाँ पर भी आपका लोन पेयर है, तो इसलिए आपका ClF3 भी जो है वो कैसे बिहेव करेगा, लुईस बेस के जैसा बिहेव करेगा। सो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 PCl5 जो लुईस एसिड है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, रिड्यूसिंग स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ। सबसे पहले तो बात करें स्मोक बेसिकली बना हुआ है स्मोक और प्लस फोक, तो ये तो दो चीज़ तो होगा, स्मोक और फोक, ये दोनों होगा प्रेजेंट। साथ में बोला जा रहा है रिड्यूसिंग के लिए हम लोग लेते हैं SO2, ठीक है, क्यों, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो रिड्यूसिंग मतलब ये खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो ये S+6 में जा सकता है, इसलिए रिड्यूसिंग स्मोक का जो कॉम्पोजिशन हो जाएगा वो हो जाएगा स्मोक प्लस फॉग और प्लस हो जाएगा SO2। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2। आते हैं हमारा अगला सवाल है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। तो सबसे पहले तो हम लोग ले लेते हैं बेंजामाइड का स्ट्रक्चर, तो ये है आपका बेंजामाइड CONH2। देखिए तो ये आपका बेंजामाइड का स्ट्रक्चर हो गया CONH2। इसका बोला जा रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, दैट मीन्स Br2 एंड KOH। कोई भी अल्कली ले सकते हो यहाँ पे, तो ये आपका बन गया NH2, तो ये तो हो गया हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये बन गया प्रोडक्ट ए। अब बोला जा रहा है कि जब इसे हम हिट करते हैं CHCl3 एंड NaOH से, जो कि एक आपका कह सकते हैं या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी होता है या इसे कार्बोलामाइन रिएक्शन भी कहते हैं, जो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है NC, जो कि बैड स्मेलिंग गैस होता है, एक बैड स्मेलिंग गैस होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो हो गया ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो पहला आपका बन रहा है एनिलीन और दूसरा आइसोसाइनाइड, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हमारा अगला सवाल है, मेसिटाइल ऑक्साइड इज अ कॉमन नेम ऑफ। अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू अगर गए होंगे तो वहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर में अल्डिहाइड एंड कीटोन वाले चैप्टर में आपको ये जरूर मिला होगा, उसमें टेबल में मेसिटाइल ऑक्साइड जो कि एक कॉमन नेम है। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को कहता रहता हूँ कि जितने भी एनसीईआरटी में जो कॉमन नेम है वो जरूर आप लोग याद रखें, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे मेसिटाइल ऑक्साइड का डायरेक्ट कॉमन नेम पूछा जा रहा है, तो ये आपका ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसका आप IUPAC नेम इजीली कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो क्या कर सकते हो, 4 पे हमें मिल रहा है मिथाइल, ठीक है, सो 4 मिथाइल। उसके बाद टोटल 5 कार्बन है तो पेंट हो गया, उसके बाद 3 पे हमें मिला इन, तो और 2 पे क्या मिल रहा है हमें ONA, ठीक है। सो 4 मिथाइल पेंट 3N2 ऑन, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4। अतः हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अमोनोलिसिस। देखिए अगर बात करते हैं अमोनोलिसिस का, तो आप जनरल पहले रिएक्शन समझ लो, वो समझ लोगे तो फिर ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। देखो अमोनोलिसिस का सिंपल मतलब होता है CH बॉन्ड का ब्रेक होना बाय द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम, या तो ये अमोनिया हो सकता है या अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव हो सकता है। सो ये रिएक्शन हमें मेनली देखना है इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे ऑप्शन में हमें देखना है, सॉरी। तो देखिए इस ऑप्शन में अगर बात करेंगे तो हमें अल्काइल लाइट पहले सेलेक्ट करना है, तो अल्काइल लाइट तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यही एक ऑप्शन है, तो अल्काइल लाइट हो गया, तो C6H5 CH2Cl और साथ में अमोनिया का ये लोन पेयर है। तो ये जो अमोनिया का लोन पेयर है ये इस पे अटैक किया, यहाँ से Cl को बाहर निकाला, C6H5 CH2 एंड NH2, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनोलिसिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 4। आते हैं हमारा जो अगला सवाल है, देखिए एक्चुअली इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ पे Br नहीं है एक्चुअली, ये HBr होगा, ठीक है। सो अब देखिए इसका हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो HBr है तो मतलब सबसे पहले तो H+ का एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो ये पहले ऐड हो गया। ऐड होने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो बन जाएगा कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे हम लोग 1 2 मिथाइल शिफ्ट कर सकते हैं, तो 1 2 अगर मिथाइल शिफ्ट अगर हम कर दे तो आपका मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड फाइनली जो Br- है वो Br- जाकर इस पे अटैक कर सकता है। सो हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आपका बन जाएगा और यहाँ से क्या अटैच हो जाएगा आपका Br आपका अटैच हो जाएगा, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो सकता है वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा जो अगला सवाल है, अ कोलाइडल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ गैस डिस्पर्स। देखो बोला जा रहा है गैस जो है ये डिस्पर्स होना चाहिए सॉलिड में,
मतलब ये कि सॉलिड जो है ये डिस्पर्शन मीडियम होना चाहिए, ठीक है, और जो गैस है वो आपका डिस्पर्स फेज होना चाहिए, ठीक है। इसे आसानी से समझने के लिए आप सिंपली आप इसे सॉल्यूट अज्यूम कर सकते हो, इसे आप सॉल्वेंट अज्यूम कर सकते हो। अब चूंकि गैस सॉलिड में डिस्पर्स हो रहा है तो जो उसका स्टेट होगा वो सॉलिड के जैसा होगा, तो इस तरह के सोल को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड सोल कहते हैं। अगर यही मान लो कि जो गैस है वो मान लो कि अगर गैस में डिस्पर्स होता है जैसे एयर में डिस्पर्स होगा तो उसे हम एरोसोल भी कहते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सॉलिड सोल, दैट इज ऑप्शन 1। अब आते हैं, हमारा अगला सवाल है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हेवी वाटर इज। तो हेवी वाटर हम लोग किसे कहते हैं, तो हेवी वाटर कहते हैं D2O को। और ये जो D2O है इसका बोला जा रहा है इसके अबाउट क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ध्यान से देखें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है। पहला बोला जा रहा है यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका सब बहुत मेजर एप्लीकेशन हम कह सकते हैं हेवी वाटर का न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर हम लोग उसको यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में आते हैं, ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइज अगर जो हम लोग बनाते हैं जैसे कि अमोनिया हो गया या मान लेते हैं यूरिया हो गया या अमोनिया रिलेटेड जो फर्टिलाइजर होता है उसमें ये D2O का फॉर्मेशन भी होता है। सो हमारा बी स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। सी स्टेटमेंट बोला जा रहा है हमारा कि यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आपको याद होगा तो E1CV रिएक्शन जो बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का स्टडी करने के लिए हम लोग वहाँ पे OD-D2 ड्यूटेरियम एक्सचेंज का यूज करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये E2 मैकेनिज्म नहीं है। अगर आप लोग को याद होगा ये रिएक्शन E1CV, नहीं तो आप मेरे चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं, E1CV पे मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी जाकर इस मैकेनिज्म को रेफर कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं OD-D2O से भी रिएक्शन मैकेनिज्म को हम स्टडी कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डी की, तो हैज़ अ हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन वाटर, ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि वाटर जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D2O से ज़्यादा होता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम बात करें न्यूट्रल सॉल्वेंट में तो वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे आप कह सकते हो डी जो है वो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। अब आते हैं, हमारा अगला सवाल है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयंस इन वाटर। इस बात को ध्यान रखेंगे, आयंस इन वाटर, तो हमें बोला जा रहा है Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस एंड सीजियम प्लस। अगर इनका साइज का हम कंपैरिजन करें किसमें, गैसियस मीडियम में, ठीक है, तो क्या होता है साइज का कंपैरिजन, लिथियम प्लस सबसे छोटा हो जाता है। लेकिन जैसे ही इस साइज के अगर कंपैरिजन को हम वाटर में देखते हैं, ठीक है, तो क्या होने लगता है, वाटर में होने लगता है हाइड्रेशन। और एक छोटा सा आप ऐसे थोड़ा सा फनी वे में आप समझिएगा, जो जितना छोटा होगा वो उतना मोटा हो, ठीक है, आप इस बात को याद रख सकते हैं, यानी कि जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो पानी में उतना ही उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम साइज इन वाटर बात करें तो यहाँ पे लिथियम प्लस का साइज सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब बोला जा रहा है बताइए कंडक्टिविटी क्या होगा, तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी की बात करेंगे दैट इज कप्पा, ठीक है। तो इसमें आपका चार्ज का वैल्यू तो सभी में सेम है, क्या है, +1 यूनिट ऑफ चार्ज है। तो अगर +1 यूनिट ऑफ चार्ज सभी में सेम है तो ऑब्वियसली एक ही फैक्टर बच जाता है साइज। तो हम लोग सिंपली कहते हैं जो आपका कंडक्टिविटी होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, ठीक है। तो साइज जिसका जितना छोटा होगा उसका वहाँ पे कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे सीजियम प्लस का सबसे छोटा साइज है। तो अगर हम कंडक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, कंडक्टिविटी ऑर्डर की, तो सीजियम प्लस का जो आपका कंडक्टिविटी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, देन रुबिडियम प्लस हो जाएगा, देन आपका सोडियम, देन आपका पोटाशियम प्लस, सॉरी पोटाशियम प्लस, देन उसके बाद आपका सोडियम प्लस एंड देन उसके बाद लिथियम प्लस, ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर को सपोर्ट कर रहा है आपका सेकेंड ऑप्शन, तो आप कह सकते हो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। उसके बाद आते हैं, हमारा अगला सवाल जो है ये देखिए, व्हाट इज द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द डाईवैलेंट मेटल आयन विद एटॉमिक नंबर 25। सबसे पहले तो 25Z का वैल्यू दिया हुआ है, डेट मीन्स कि यहाँ पे मैग्नीज के बारे में बात हो रही है। तो अगर हम इसका कन्फिग्रेशन करते हैं तो अपन लिख सकते हैं आर्गन 4s2 3d5। अब बोला जा रहा है कि डाईवैलेंट मेटल आयन चाहिए, डेट मीन्स कि हमें Mn+2 की बात यहाँ पे करनी है। तो क्या हो जाएगा इसका कन्फिग्रेशन, आर्गन 4s0 एंड 3d5, ठीक है। सो 3d5 का अगर यहाँ पे हम लोग कन्फिग्रेशन कर ले 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका हो गया 3d5 और ये आपका हो गया 4s0। सो यहाँ पे अगर बात करें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की,
तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे 5। तो मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिखते हैं अपन, n इंटू एन प्लस 2। तो दैट मीन्स 5 इंटू 7 35 बोर मैग्नेटॉन, जो कि नियरली अगर हम बात करें 35 बोर मैग्नेटॉन की बात कर रहे हैं, जो कि नियरली किसके इक्वल हो सकता है 5.92 के आसपास हो सकता है। हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। आते हैं हमारा अगला सवाल है, रिटार्डेशन फैक्टर कैन बी मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर। अगर मैं बता दूं तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड में, जो क्रोमेटोग्राफिक का हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसमें जो हम लोग क्रोमेटोग्राफिक प्लेट यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग एक बेसलाइन फॉर्म करते हैं। अब इस बेसलाइन में हम लोग देखते हैं कि जो भी एड्जॉर्बेंट जो एड्जॉर्ब हो रहा है वो, और जो सॉल्वेंट है, ये दोनों के रेस्पेक्ट में तुम्हारा कितना डिस्टेंस होता है, ये सेंटीमीटर में हम लोग जनरली मेजर करते हैं। तो मान लो ये x सेंटीमीटर है और ये y सेंटीमीटर है, तो रिटार्डेशन फैक्टर जो होता है वो इनका रेशियो होता है कि आपका जो सॉल्वेंट जो आपका एड्जॉर्बेंट पार्टिकल है वो कितने सेंटीमीटर का है, वो कितने सेंटीमीटर पे है बेस लाइन से, सॉल्वेंट पार्टिकल कितने सेंटीमीटर बेस लाइन में। तो जो इनका रेशियो है, तो रेशियो होगा तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, यूनिटलेस होगा। तो यूनिटलेस होगा, इसलिए पहला जो है कि कैन बी मेजर्ड इन मीटर सेंटीमीटर, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रॉन्ग। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 में, रिटार्डेशन फैक्टर आर एफ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रिटार्डेशन फैक्टर सॉल्वेंट वाइज वेरी करता है। आप ही सोच लो, अगर मान लो जो हम क्रोमेटोग्राफिक फिल्म यूज करते हैं, अगर हमने सॉल्वेंट वाटर लिया, अगर हमने सॉल्वेंट बेंजीन लिया, तो क्या दोनों में बेस लाइन से अप्रोच क्या दोनों सॉल्वेंट का सेम होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसलिए आपका जो स्टेटमेंट 2 है ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर आपको ये अगर थ्योरी पढ़ना है तो ये बेसिकली आप पढ़ सकते हो, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्रोमेटोग्राफिक मेथड है, वहाँ पर भी ये चीज़ आपको मेंशन मिलेगा। क्लास 11 के एनसीईआरटी में आपको पार्ट 1 में पार्ट 2 में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। ओके, हमारा अगला सवाल है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड सडन इंक्रीज इन द स्लोप। अच्छा, ये जो आपको प्लॉट दिया हुआ है, इस प्लॉट को हम लोग सभी पहले भी देख चुके होंगे, और हम लोग क्या कहते हैं इसे, एलिंगम डायग्राम। ठीक है, जिसमें बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ बना हुआ है, तो जहां पर भी याद रखना कि जो ग्राफ का इंटरसेक्शन होता है, ग्राफ जहां पर भी इंटरेक्ट कर रहा हो, जैसे ए पॉइंट में इंटरेक्शन, इस पॉइंट पे इंटरेक्शन है, इस पॉइंट पे इंटरेक्शन है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे आपका डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेल्टा जी का वैल्यू जीरो के लिए देखेंगे तो ऑप्शन बस हमारा क्या है, दो है, एक आपका ऑप्शन 1, एक आपका ऑप्शन 4। लेकिन साथ में बोला जा रहा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ ध्यान से समझना, अगर जैसे मान लो कि जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे ग्राफ जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो रहा है, जो है वो टर्न हो जा रहा है। जैसे मान लो कि अगर हम बात करें इस वाले ग्राफ की, तो एम जी आ रहा है यहाँ पे आपका, मतलब इस तरीके से क्या हो रहा है, स्विच कर रहा है। तो जहाँ पर भी आपका इंटरसेक्शन दिखेगा या सडन स्लोप में इंक्रीमेंट दिखेगा, जैसे मान लो कि स्लोप इस तरह से जा रहा है, एक मैं सिंपल सा ग्राफ बता रहा हूँ, डेल्टा जी वर्सेस टी का स्लोप इस तरीके से जा रहा है, और जहाँ इसमें सडन चेंज आया, ठीक है, फिर मान लो सडन चेंज आया इस तरह से, तो ये जो स्लोप में अचानक से चेंज हमें दिख रहा है, ठीक है, स्लोप जो सडन इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो मेटल हम लोग यहाँ पे लिए हैं, वो मेटल इस टेम्परेचर के बाद क्या कर गया है, मेल्ट कर गया है। फिर इस टेम्परेचर के बाद क्या हो गया आपका, तो इस टेम्परेचर के बाद वो क्या कर रहा होगा, एवोपरेट कर रहा होगा। तो मतलब वहाँ पे मेटल का बताता है कि स्टेट जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, एलिंगम डायग्राम में जहां पर भी आपको इस तरह से स्लोप चेंज होता दिखेगा, वहां पे क्या हो रहा है, जो मेटल है, ठीक है, उसका आपका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज कर रहा है। दैट मीन्स कि वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, फिर लिक्विड से वो गैस में जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको बोनस में जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या लिख दिया, मेटल ऑक्साइड, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये इसका करेक्ट अगर ऑप्शन बनाना था तो उसे मेटल यहाँ पे करना था, क्योंकि वो मेटल के रेस्पेक्ट में बात होती है, मेटल ऑक्साइड के रेस्पेक्ट में नहीं होती बात। तो हम आते हैं, हमारा अगला सवाल जो है, द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस P4 ऑन बॉइलिंग विद एल्कली मीन्स OH माइनस, एल्कली पता नहीं क्या होगा, तो हमने OH माइनस मान लिया यहाँ पे। उसके बाद बोला जा रहा है इन एन एटमोस्फेयर रिजल्टेड इन अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है, चलो ये कोई प्रोडक्ट ए बना रहा है। अब बोला जा रहा है कि अगर मान लो ए का हम लोग अगर 1 मोल ले ले और इसे एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दे,
ठीक है। सो ये Ag का प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे Ag प्लस है तो पक्का यहाँ पे Ag का प्रेसिपिटेट मिल रहा होगा। तो बोला जा रहा है Ag का कितना मोल यहाँ पे बनेगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। तो P4 जो है वो बेसिक मीडियम में आप लोग सभी को पता होगा, ये स्टैंडर्ड हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है, क्या बनाता है हमारा, तो ये बनाता है H2PO2 माइनस, H2PO2 माइनस। ठीक है, P4। अब चूंकि ये बेसिक मीडियम में है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो, P4 प्लस 3OH माइनस और प्लस 3H2O, इसको हमने बैलेंस कर दिया। H2PO2 माइनस को 3 कर सकते हो और साथ में आपका बनाता है फॉस्फेट। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल होता है। अब देखो, बोला जा रहा है कि एक्सेस AgNO3 के साथ फॉस्फीन का कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यही जाकर रिएक्ट करेगा। तो H2PO2 माइनस गया रिएक्ट करने के लिए, किसके साथ गया भाई, तो ये AgNO3 एक्सेस मतलब बेसिकली Ag प्लस से कर रहा है वो रिएक्शन। तो Ag प्लस के साथ करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनाता है H3PO4। ठीक है, और प्लस साथ में Ag। अब इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये 4, ठीक है, और प्लस 2H2O, तो ये आपका इस साइड आप ऐड कर सकते हो 2H2O और इधर आपका हो जाएगा 3H प्लस। आई थिंक रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है, 4 6 3 3 6। ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पे देखो 4 प्लस हो गया और यहाँ पर हमारा जो हो गया ये 3 प्लस और ये तुम्हारा 1 माइनस 3 प्लस हो गया, चार्ज भी बैलेंस है हमारा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर 1 मोल H2PO2 की बात करें तो Ag जो है उसका कितना रिक्वायरमेंट है, 4 मोल का रिक्वायरमेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल टाइप था यहाँ पे क्वेश्चन। आते हैं, हमारा अगला सवाल है 0.01 मोल्स ऑफ वीक एसिड। तो Ha जो है ये एक वीक एसिड है जिसका 0.01 मोल लिया जा रहा है और ये ब्रेक हो रहा है आपका। और याद रखना ये 1 लीटर में डिजॉल्व है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, मोल्स पर लीटर, यानी यही इसका कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। और ये ब्रेक हो रहा है Ha प्लस A माइनस में। तो अगर ये टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना था तो समय ये 0 होगा, और टाइम t इक्वल्स टू t डैश पे कुछ चेंज हुआ होगा तो 0.01 माइनस x, ये x बना लिया और ये x बना लिया। ध्यान से देखो, इस वीक एसिड को हम लोगों ने ले लिया है 0.1 mHCl सॉल्यूशन में, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट भी होगा। तो जो HCl है ये आपका ब्रेक हो जाता है कम्प्लीटली। तो अगर ये 0.1 होगा तो ये आपका 0 ये अगर 0 गया 0.1 और 0.1 कम्प्लीटली ब्रेक कर गया तो कॉमन आयन लगेगा। तो H प्लस कितना मिलेगा यहाँ से, 0.1 मिलेगा। अब आप देखो ध्यान से, बोला जा रहा है कि ये, अब ध्यान से देखो, ये जो आपका 0.1 है ये कहाँ से आया, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड से, और ये कहाँ से आया, वीक एसिड से। तो ऑब्वियसली 0.1 का जो वैल्यू होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर K का वैल्यू लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बाई HA का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, x इंटू एक्स प्लस 0.1 में x हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या हो गया 0.1 बाई HA का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 माइनस एक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बोला जा रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज मच लेस देन 1। सो यहाँ से इस x को भी हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर Ka का वैल्यू अगर हम लोग लिखे, जो कि तुम्हारा Ka का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6, तो x का जो आपका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। अब हमें पता है कि जो x है उसे हम क्या लिख सकते हैं, c इंटू अल्फा। तो कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.01, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या बोला जा रहा है 2 इंटू 10⁻⁵, मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा अगला सवाल है, a certain orbital has a n is equals to 4 and ml is equals to minus 3, the number of radial nodes in this orbital is। ठीक है, तो ml मतलब कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ml का वैल्यू यानी कि उसका ओरिएंटेशन का वैल्यू दिया हुआ है -3। ठीक है, सो इसको आप कैसे सोच सकते हैं, तो आप सिंपल सोच सकते हैं ये पक्का तुम्हारा 4 ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और अगर हम l के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 4f ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, सो 4f ऑर्बिटल के लिए अगर हम नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालें, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, तो क्या हो जाएगा, तो n माइनस एल, f के लिए l का वैल्यू हो जाता है आपका 3 माइनस 1, तो ये आपका हो गया 0। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। आते हैं हमारा जो अगला सवाल है, देखिए ये आपका दिया हुआ बेंजीन, इससे बन रहा है नाइट्रोबेंजीन। तो इस रिएक्शन को अगर हम लोग लिखें, ये आपका NO2। ध्यान दीजिए बेंजीन का यहाँ पे वेट जो है वो है 78 ग्राम, और अगर हम इसका मोलर मास निकाल ले तो ये आपका मोलर मास आ जाता है 123 ग्राम।
तो जो 78 ग्राम अगर हम बेंजीन लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या बना रहा है, तो ये बना रहा है 123 ग्राम नाइट्रोबेंजीन। तो अगर मान लो बेंजीन का यहाँ पे दिया जा रहा है 3.9 ग्राम, तो 3.9 ग्राम अगर बेंजीन ले लेंगे तो ये 123/78 इंटू 3.9 इतना ग्राम आपका क्या बना लेगा, नाइट्रोबेंजीन बना लेगा। ठीक है, जिसे आप कैलकुलेट कर लोगे आ जाएगा 6.125 ग्राम नाइट्रोबेंजीन। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो हमने अभी निकाला ये तो ऑब्वियसली थ्योरेटिकल यील्ड है, ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड होगा। तो थ्योरेटिकल यील्ड है, तो हमें तो पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या परसेंटेज यील्ड हो सकता है। अगर 3.9 ग्राम लेते हैं तो एक्चुअली में बन कितना रहा है, 4.92। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल यील्ड दिया हुआ है, एक्चुअल यील्ड ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज 4.92 ग्राम, मतलब एक्चुअली में ये बन रहा है, लेकिन थ्योरी के हिसाब से ये बनना चाहिए था। तो यहाँ पे परसेंटेज यील्ड की बात करें तो परसेंटेज यील्ड क्या लिखते हैं, एक्चुअल यील्ड कितना है 4.92 बाई थ्योरेटिकल यील्ड कितना है 6.125 इंटू 100। ठीक है, सो इसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका 80% के नियरेस्ट में, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर की बात हो रही है तो 80% हो सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा 80। आते हमारा नेक्स्ट सवाल है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन 100 मोलल। ध्यान से देखिए, मोलालिटी का वैल्यू दे रखा है 100, ठीक है, मोलालिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं 100/1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कुछ मेंशन है तो नहीं है, तो वाटर मान लिया हमने, तो वाटर का वेट कितना हो गया 1 kg। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या लिख सकते हैं, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम बाई 18 दैट इज 55.55। ठीक है, ये मोल्स आ गया। और मोल्स जो है वो सॉल्यूट का हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई 100, ये हमने मान लिया, अज्यूम किया कि भाई 1 kg में 100 मोल जो होगा सॉल्यूट का होगा। तो हमें पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन, तो क्या दिक्कत है, आप मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही सकते हैं अपन। क्या हो जाएगा यहाँ पे 100/100 प्लस 55.55। ठीक है, इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है 64 इंटू 10⁻⁻² के आसपास। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 64। देखिए हमारा अगला सवाल जो है 26, फॉर अ सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 32% ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट। मीन्स अगर मान लो इनिशियली आर नॉट हमने 100 मान लिया, तो जो आर टी है वो क्या बोल रहा है 32% इज लेफ्ट, मीन्स आर टी जो है वो 32 हो गया। इज लेफ्ट आफ्टर टाइम दिया हुआ भाई 570 सेकंड, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो डायरेक्टली अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 2.303/t 570 इंटू लॉग इनिशियल आपका हो गया 100 बाई, ठीक है, फाइनल क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 32। इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हो 0.00199 ये वैल्यू आपका आ जाएगा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1.9 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। सो यहाँ से 10⁻³ पर सेकेंड इंटू एक्स, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है, वो 1.9 है, तो जो नियरली उसके आसपास नियरेस्ट इंटीजर की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। आते हैं हमारा अगला सवाल है, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3। हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है 3 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2 एल्यूमिनियम, और ये आपका बना रहा है 3 कैल्शियम प्लस Al2O3। अब बोला जा रहा है कि इसमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 का वैल्यू दिया हुआ है, वो वैल्यू हमें दे दिया गया कितना, -1675 किलो जूल पर मोल। और डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का वैल्यू भी दे रखा है हमें -35 किलो जूल पर मोल। अच्छा ध्यान से देखिए कि एल्यूमिनियम और कैल्शियम ये दोनों प्योरेस्ट फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इन दोनों का आपका जो फॉर्मेशन है उसे हम अज्यूम क्या कर सकते हैं, जीरो बाय डेफिनेशन, तो इसे हम मान सकते हैं जीरो, डेल्टा नॉट फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम इज ऑल्सो जीरो। सो अब हमें निकालना है इस पूरे रिएक्शन के लिए डेल्टा H नॉट आर का वैल्यू, मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं हम लोग, समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सो यहाँ पे प्रोडक्ट का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा Al2O3, जिसका वैल्यू कितना -1675 माइनस ऑफ एंथैल्पी में 3 टाइम्स, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल का वैल्यू है इतना, 3 मोल का कितना हो जाएगा 3 इंटू -635 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है 230।
ठीक है। सो इसलिए आपका यहाँ पे ये प्लस 230 आएगा किलो जूल पर मोल। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 230। आते हैं हमारा अगला सवाल है 15 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe+2 इन एसिडिक मीडियम कंप्लीटली रिएक्ट विद। पहले तो रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, Fe+2 है, एसिडिक मीडियम है और इसे रिएक्शन कराया जा रहा है MnO4 सॉरी K2Cr2O7 से रिएक्शन कराया जा रहा है। तो देखिए K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन है तो हमने लिख दिया Cr2O7 2-। अब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो Fe+3 हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये चेंज हो गया Cr+3 में। ठीक है। सो एन फैक्टर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एन फैक्टर ऑफ आयरन निकाला जाए तो +2 से या +3 में चेंज हो गया, 1 का चेंज आया 1 मोल के लिए तो एन फैक्टर 1। यहाँ पे Cr2O7 की बात करें, ये आपका +6 है, +6 से +3 चला गया, 3 का चेंज हो गया, सो एन फैक्टर इज 3 × 2 = 6। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि 15 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन यानी Fe+2 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू आपका दिया हुआ है, Fe+2 का कितना दिया हुआ है 15 ml दिया हुआ है इन एसिडिक मीडियम 20 ml ऑफ, और Cr2O7 का डाटा क्या दिया हुआ है 20 ml इसका दिया हुआ है और बोला जा रहा है 0.03 m दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि इसका क्या मोलैरिटी हो सकता है। ठीक है, चलो देखते क्या होगा। तो देखिए, तो सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट दोनों का इक्वल कर देते हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 मस्ट बी इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 2-। मोलैरिटी के टर्म में है तो लिखते हैं m1 × v1, v1 इज 15 ml, इज n फैक्टर इज 1 इज इक्वल्स टू m2, यहाँ पे मोलैरिटी दे रखा है 0.03 इंटू वॉल्यूम दे रखा है 20 ml और इंटू यहाँ पे आपका n फैक्टर का वैल्यू आया था 6। सो इस m को अगर आप कैलकुलेट कर दोगे तो ये m का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.24। सो आप इसे लिख सकते हो 0.24 को मोल्स पर लीटर है, 24 × 10⁻²। हमें पूछ रहा है 24 के बारे में क्या होगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका 24। आते हैं हमारा अगला सवाल है द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 20 kPa in the vapor above water, the molar solubility of the oxygen in the water is। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है आपने को, सबसे पहले तो हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ का हमने फॉर्मूला लगा दिया pH = kH × x of O2। सो यहाँ पे आपका जो पार्शियल प्रेशर है वो है 20 kPa। ठीक है, सो हमने लिख दिया यहाँ पे 20 kPa इज इक्वल्स टू KH का वैल्यू जो है वो दे रखा है यहाँ पे कितना 8 × 10⁴ kPa। तो किलो पास्कल कैंसिल हो जाएगा इंटू x ऑफ O2। सो यहाँ से आपका x ऑफ O2 का जो वैल्यू हो जाएगा 20 × 10⁻⁴/8। ठीक है, सो ये वैल्यू को आपने अगर सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा 25 × 10⁻⁻5। ठीक है, सो 10⁻⁻5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, मोलर सॉल्युबिलिटी की बात कर रही है, यहाँ पे किया जा रहा है, मतलब बोला जा रहा है कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व है, कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व है आपके NO2 + N of H2O के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सो ये अगर मान लो तो अगर टोटली अगर मान लेते हैं मोलर का बात करते हैं तो पूरा 1 मोल में बात करते हैं, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 × 10⁻⁵। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। देखिए हमारा अगला और लास्ट सवाल है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर ऑफ 6.4 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 जो है 6.4 ग्राम लिया जा रहा है, तो मोल्स ऑफ CH4 इज 6.4 / 16 दैट इज 0.4। एंड साथ में आपका एक और मिक्सचर लिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लिया गया है कितना 8.8 ग्राम, तो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 8.8, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44। ठीक है, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ गया 0.2। तो अगर हम टोटल मोल्स की बात करें गैस का कितना हो जाएगा, तो आपका मोल्स ऑफ CH4 + मोल्स ऑफ CO2 विच इज इक्वल्स टू 0.4 + 0.2। ठीक है, सो आपका हो जाएगा 0.6 मोल। अब ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, तो PV = हमने लिखा nRT, आइडियल लगा से क्वेश्चन लगा दिया। तो प्रेशर का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है इंटू वॉल्यूम, 10 लीटर वेसल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 0.6 इंटू R का वैल्यू। ठीक है, अगर 0.0821 लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये यूनिट याद रखना ATM लीटर पर मोल पर केल्विन के यूनिट में हमने लिखा,
इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन। यहाँ से प्रेशर का जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है 1.4778 atm। इसको अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है किलो पास्कल में क्या होगा, तो पहले तो इसे हम प्रेशर जो है पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पास्कल में हो जाएगा 1.4778 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है, सो 1.4778 इंटू 1.013 इंटू 10⁻² किलो पास्कल। सो ये वैल्यू जो है वो आपका आ जाएगा 149.7 किलो पास्कल। नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में पूछ रहा है तो 150 किलो पास्कल इसका आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 150। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे सॉल्यूशन का इस शिफ्ट का हमने डिस्कशन कर लिया है। तो इसी तरह से हम लोग अगले वीडियो में भी मिलेंगे दूसरे शिफ्ट के साथ। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।